साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। एक इतिहास की क्लास के अंतर्गत इस समय जो गुलाम वंश या ममलूक वंश का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आज जो अध्ययन करेंगे वो मोइजुद्दीन बहराम शाह, इनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, इनकी चर्चा करेंगे इस क्लास में। फिर नासिरुद्दीन महमूद, इनकी चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद शमसी जो है, नासिरुद्दीन महमूद यही शमसी वंश का अंतिम सुल्तान था। तो क्लास शुरू करने से पहले आपका एक निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, तो कमेंट करके बताइए कि हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो क्लासेज आपको मिलेंगी वो फ्री में मिलेंगी, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो कल की क्लास पढ़ाई थी उसके अंतर्गत हमने रज़िया सुल्ताना से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने बताया। तो मोइजुद्दीन बहराम शाह जब 1240 में सत्ता में आया, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया 40 गुलामों का एक जो दल था, चालीसा, उन सब की महत्वाकांक्षा अपने आप में प्रबल होती गई। उसी का परिणाम था कि रज़िया सुल्ताना को दिल्ली से बाहर ले जाकर के कैथल में उनकी हत्या कर दी गई। फिर अब जितने भी शासक सत्ता में आए, सबको इस जो दल था उन्हीं के अंतर्गत काम करना था। अपना शर्त लगाते कि आपको इस शर्त पे हम शासन सत्ता सौंप रहे हैं, आपको हमारे हिसाब से काम करना होगा। उन सब के तहत देखिए, जो सत्ता में आए उनको देखा जाए तो उसमें पहला नाम आता है मोइजुद्दीन बहराम शाह, मोइजुद्दीन बहराम शाह का। ठीक है, इनकी जो टाइमिंग है 1240 से लेकर 1242 ईस्वी। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए, मोइजुद्दीन बहराम शाह जब शासक बना, इसे शासक बनाने में जो तुर्की गुलाम सरदार थे उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब एक एक करके हम सारी बिंदुओं को अध्ययन करेंगे। अब देखिए, बहराम शाह सत्ता में, बहराम का जो बादशाह है मोइजुद्दीन बहराम शाह का सत्ता में आना तुर्की गुलाम सरदारों की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक था। इसका मतलब यह हुआ कि धीरे धीरे जो 40 गुलामों का दल बना था, उनकी शक्ति अब निकल के बाहर आने लगी। इसका मतलब यह है कि वह जिसको चाहते थे शासक बना देते थे, जिसको चाहते सत्ता से हटा देते थे। जिस तरीके की शासन व्यवस्था ये दल चाहता था, उसी हिसाब से अपने आप को क्या शासन व्यवस्था को चलाने का प्रयास करता था। अब देखिए, उसको तुर्की अधिकारियों ने नायब ए मुमालिकात अर्थात उप सुल्तान के पद का सृजन किया। जब उन्होंने अपनी शासन सत्ता को मजबूत किया तो उन्होंने क्या किया, सुल्तान के पैरेलल एक नए पद का सृजन किया। ठीक है, वो पद का नाम था नायब ए मुमालिकात। ठीक, नायब ए मुमालिकात का जो पद था, ये इसे उप सुल्तान के नाम से जाना जाता था। यही परीक्षा में प्रश्न बनता है कि नायब ए मुमालिकात नामक पद का सृजन
किस सुल्तान के शासनकाल में बना? वह बना था मुइजुद्दीन बहराम शाह के। तो बहुत बार प्रश्न बना है। अब देखिए, जब इस पद का सृजन कर दिया गया इन तुर्की सरदारों के द्वारा, तो उन्होंने पद का सृजन करने के बाद बादशाह के सामने एक शर्त रखी। बादशाह कौन था? बहराम शाह। बहराम शाह जो बादशाह था, उसके सामने यह शर्त रखी कि मैं आपको सिंहासन पर तो बैठा रहा हूँ, ठीक, मैं आपको सिंहासन पर बैठा रहा हूँ, लेकिन वह शासन सत्ता जिस कानून के माध्यम से चलती, जिस अधिकार के माध्यम से चलती है, आप सारे अधिकारों को नायब को सौंप देंगे। अगर आप नहीं सौंपेंगे तो आपको हम सत्ता में नहीं आने देंगे, ठीक, आपको हम सरदार नहीं और शासक नहीं मानेंगे। तो उसको मुइजुद्दीन बहराम शाह को इस शर्त पे बादशाह बनाया कि आप सारे अधिकार को नायब को सौंप देंगे, ठीक। अब देखिए, इस तरीके से जब नायब ए मुमालिकात पद का सृजन हो गया, तो इस समय से सत्ता के 3 दावेदार हो गए। सत्ता के 3 दावेदार हो गए। पहला तो सुल्तान, उसके बाद एक नायब था एतगीन। पहला नायब कौन बना था? पहला नायब बनने वाला था एतगीन, ठीक। और फिर तीसरा जो सत्ता के केंद्र के रूप में आया वह था वजीर का पद। वजीर उसमें बनाया गया था मुजाहिबुद्दीन को, ठीक। ये जो सुल्तान मुइजुद्दीन बहराम शाह पहला केंद्रीय था शक्ति का, दूसरा नायब जिसे उप सुल्तान कहा गया। तो इस नए पद का गठन हुआ था। इस पद पर बैठा एतगीन स्वयं अपने आप को बैठा लिया, ठीक, जो उस समय रजिया के खिलाफ षड्यंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उसके बाद जो वजीर था मुहाजिबुद्दीन, ये जो 3 लोग हैं ये सत्ता के केंद्र बने रहे, 3 दावेदार बने रहे। अब देखिए, एतगीन क्या किया? एतगीन ने इल्तुतमिश की पुत्री से विवाह कर लिया। आगे चल करके ये जो नायब है एतगीन, इल्तुतमिश की पुत्री के साथ विवाह कर लिया, ठीक। उसने अपने द्वार पर शाही प्रतीक नौबत या नगाड़ा एवं हाथी रखवाना शुरू कर दिया, ठीक है, हाथी रखवाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे सारे प्रशासनिक अधिकार को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिए एतगीन। नायब बनने के बाद एतगीन ने इल्तुतमिश की पुत्री से विवाह कर लिया। उसने जो उसका घर था, ठीक, जो उसका घर था वहाँ पे दरवाजे पर शाही प्रतीक के रूप में, उस समय शाही प्रतीक का जो मानक था वह था नगाड़ा एवं हाथी। नगाड़ा एवं हाथी दिल्ली सल्तनत में शाही प्रतीक के रूप में जाना जाता था, ठीक। अब यही जो शाही प्रतीक है, इसको जो नायब एतगीन है प्रयोग करना शुरू किया, ठीक। अब देखिए, बहराम शाह शासन करना चाहता था। बहराम शाह जो है भाई, जो शासक बनेगा वो चाहेगा कि जो हम शासक बने हैं तो हमारे हिसाब से सारी शासन व्यवस्था संचालित हो। तो वही काम बहराम शाह किया। लेकिन बहराम शाह को ये जो षड्यंत्रकारी थे 40 गुलामों के दल के, तो उन्होंने तो एक शर्त पे इसको बैठाया था बहराम शाह को कि हम आपको इस शर्त पे शासन सत्ता सौंप रहे हैं, आप सारे अधिकार हैं प्रशासनिक, आप हमें या नायब को सौंप देंगे। उसी आधार पे बना था, ठीक। लेकिन जब बहराम शाह शासक बना तो वह शासन सत्ता तो करना चाहता था, लेकिन उसने नायब एतगीन का वध करवा दिया। भाई, जब उसे बार बार एतगीन टोक रहा था कि
आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, तो बहराम शाह इन सब बंधनों से उब गया। उसने किया जो नायब यतिकीर था उसका वध करवा दिया। ठीक, वध करवाने के बाद फिर भी वह संपूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं कर सका। भाई जब उब गया हो यतिकीन से, नायब से, तो यतिकीन का बहराम शाह ने वध करवा दिया। लेकिन इतना करने के बाद भी शासन सत्ता के जो अधिकार होते हैं वो फिर भी प्राप्त नहीं कर सका, जबकि नायक का पद किसी को नहीं दिया गया। ठीक, नायब का पद केवल एक ही लोगों को मिला था, वह था यतिकीन। जब उसकी हत्या बहराम शाह ने करवा दिया, उसके बाद किसी की भी नियुक्ति उस पर नहीं की। ठीक, दरअसल जो अमीर ए हाजिब बदरुद्दीन शंकर रूमी ने उन सारे अधिकारों का संकेंद्रण स्वयं में कर लिया। जब यतिकीन मर गया तो उसके बाद एक नया था तुर्क गुलाम, जिसका नाम था अमीर ए हाजिब। तो पद था, उस पद पर बैठा था बदरुद्दीन शंकर रूमी। जब बदरुद्दीन शंकर रूमी वह देखा कि अब तो यतिकीन की मौत हो चुकी है, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो सारे अधिकार थे अपने आप में केंद्रित करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो कि अब नायब को प्राप्त थे। वही जो नायब वाले अधिकार थे वो परोक्ष रूप से जो अमीर हाजिब था बदरुद्दीन शंकर रूमी, वो परोक्ष रूप से उन सारे अधिकारों के अपने आप में संकेंद्रित कर लिया। ठीक, उस तरीके के सारे कामों को करने लगा। अब देखिए, बहराम शाह ने इसे और मिहिर को काजी को मरवा दिया। एक बार फिर बहराम शाह ने इस अमीर ए हाजिब जो था बदरुद्दीन शंकर में, इसे और एक था मिहिर नाम का काजी था, इन दोनों को उसने मरवा दिया। ठीक, इसी समय वजीर ने बहराम शाह को मारने का षड्यंत्र कर दिया। ठीक, ये लोग मिल करके, जो वजीर था जब देख रहा है ये वजीर कि धीरे धीरे बहराम शाह सबको मारने का प्रयास कर रहा है, मार दे रहा है, तो जो वजीर है वह बहराम शाह को ही मारने का एक षड्यंत्र बनाने लगा। ठीक, उसे यह अवसर 1241 ईस्वी में प्राप्त हो गया। 1241 ईस्वी में मंगोल ताहिर बहादुर के लाहौर पर किए गए आक्रमण से मिल जाता है। देखिए, एक बार मंगोल आक्रमण फिर हुआ था। कब हुआ था? मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में, 1241 ईस्वी में। इस समय जो मंगोल आक्रमणकारी था उसका जो नेतृत्व करता था वह था ताहिर बहादुर। ठीक, उसने लाहौर पर आक्रमण किया। जब इसने लाहौर पर आक्रमण किया तो जो बहराम शाह का वजीर था उसे बहराम शाह को मारने का जो षड्यंत्र रचा था उसे इस समय अवसर प्राप्त हो गया। अब देखिए, ताहिर बहादुर ने, जो मंगोल आक्रमणकारी था, लाहौर को बर्बाद कर दिया। भाई, जब मंगोलों का आक्रमण हुआ लाहौर पर तो ताहिर बहादुर के नेतृत्व में पूरे लाहौर को उसने तहस नहस कर दिया। लाहौर का मंगोलों द्वारा पतन बहराम शाह के शासन की प्रमुख घटना थी। अब आपको यहाँ समझना है, अगर प्रश्न बनता है कि मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, तो आपको समझना है कि लाहौर का मंगोलों द्वारा बहराम शाह के शासनकाल में जो उसका तहस नहस किया गया था वही उसकी प्रमुख घटना थी। ठीक है, अब देखिए, लाहौर की सुरक्षा हेतु सुल्तान ने जो सेना भेजी थी उसके साथ मुहाजिबुद्दीन भी गया था। ठीक, मुहाजिबुद्दीन जो था वह बहराम शाह का वजीर था, जो पूरा षड्यंत्र
उसके खिलाफ उसको मारने के लिए रचा था। ठीक, मार्ग में उसने तुर्की सरदारों को भटका कर अपने आप में मिला लिया। ठीक, अब क्या किया, जो वजीर मुहाजिबुद्दीन है, जो सेना को लेकर के लाहौर की ओर जा रहा था, तो जितने तुर्की सरदार थे धीरे धीरे सबको बहला फुसला करके अपने में मिला लिया और बहराम शाह के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, जो वजीर था और जो उसके तुर्की सरदार थे, वही क्या किए, वह मंगोलों से नहीं लड़े, और जब नहीं लड़े तो वह वहां से धीरे से दिल्ली वापस आ गए और बहराम शाह का वध कर दिया। ठीक, अब जब उसका वध कर दिया, अब आपको देखना है कि जो मुइजुद्दीन बहराम शाह है, कुल मिला जुला कर के 2 वर्ष 1 माह 15 दिन तक शासन किया। ठीक, तो इस तरीके से बहराम शाह की अगर कोई हत्या किया, षड्यंत्रकारी प्रमुख था, वह था वजीर मुजहाबुद्दीन, और तुर्की जो सरदार थे उन्होंने मिलकर के षड्यंत्र के माध्यम से इसकी हत्या कर दी। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए, अगला जो शासक है वह है अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन सा शासन, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक, अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका जो शासनकाल है वह है 1242 से लेकर के 1246 ईस्वी। देखिए, इन सब की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं, लेकिन जो हैं उससे आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये सब परीक्षा में क्रम बनाने के लिए दे देता है। जो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको यहाँ से प्रश्न बनना, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते। अब देखिए, बहराम शाह के बाद अब शासक आता है, शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। इसने शासन किया 1242 से लेकर के 1246 ईस्वी। ठीक, अब देखिए, मसूद शाह इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान फिरोज शाह का पुत्र था। अब अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा अब्बासी जो खलीफा थे अल मुस्तसिम, उसने उनका नाम अंकित करवाया। जब अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना तो अलाउद्दीन मसूद शाह जो था, इसके पिता का नाम था सुल्तान फिरोज शाह। ठीक, अलाउद्दीन मसूद शाह जब शासक बना उसने सिक्का ढलवाया। वो जो सिक्का ढलवाया, उसी सिक्के पर सबसे पहले जो बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा थे, जिनका नाम था अल मुस्तसिम, उन्हीं के नाम को उस सिक्के पर अंकित करवाया। इससे पूर्व वह पूर्वी तुर्की सरदारों से यह वादा किया था कि वह सत्ता का प्रयोग नहीं करेगा बल्कि नायब करेगा। अब बताइए, देखिए, पहले बहराम शाह बना, तुर्की सरदारों के इशारे पर शासन किया। ठीक, सारी जो शासन सत्ता है वह नायब को सौंपा। तो दूसरा जो शासक हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह, इसे भी तुर्की सरदारों ने अपने हिसाब से शासन सत्ता पर बैठा दिया। वह बोले कि हम आपको शासक तो, राजा तो बना दे रहे हैं, लेकिन आपके जो अधिकार हैं उन अधिकारों का प्रयोग नायब करेगा, ना कि आप करेंगे। तो इसी शर्त पर अलाउद्दीन मसूद शाह सत्ता में बैठा। ठीक, लेकिन नायब का पद इस समय दे दिया गया कुतुबुद्दीन हसन को। ठीक, पहला नायब ए मुमालिकात के पद पर कौन बैठा था, एतगिन बैठा था। दूसरा बैठने वाला था मलिक कुतुबुद्दीन हसन। आपको यहाँ समझना है, ये भी परीक्षा में बन जाएगा कि नायब मुमालिकात के पद पर बैठने वाला दूसरा तुर्की सरदार कौन था, तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन हसन। ठीक, अब देखिए, तुर्क सरदारों ने वजीर मुहाजिबुद्दीन को हटा करके
अबू बकर को वजीर बना दिया। भाई जब ये शासक बन गया तो क्या किया, जो वहां पे वजीर थे मुहाजिबुद्दीन, उनको शासन सत्ता से हटा दिया, उस पद पर नियुक्ति करता है अबू बकर की। ठीक, अब क्या किया, जब उसने अबू बकर की नियुक्ति वजीर पद पर कर दिया तो इसी समय मलिक इजुद्दीन किसलू खां उर्फ बलबन बुजुर्ग या ज्येष्ठ बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। और जब यहाँ पे हुआ तो यहाँ इसी समय एक थे इजुद्दीन किसलू खान। ठीक, ये मलिक था, मलिक इजुद्दीन किसलू खां, जिसे बलबन बुजुर्ग कहा जाता था या ज्येष्ठ बलबन, वो क्या किया, अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और इल्तुतमिश के महलों पर अधिकार कर लिया। तो ये जो ज्येष्ठ बलबन है, जिसे बलबन बुजुर्ग कहा जाता है, वो क्या किया, अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और जो इल्तुतमिश का महल था उस पर वह कब्जा कर लिया। लेकिन अमीर राजवंश में परिवर्तन नहीं चाहते थे, जो अमीर थे वहाँ पे वो राजवंश में परिवर्तन नहीं चाहते थे, इसलिए नागौर की एकता के बदले किसलू खां ने सिंहासन पर अपने दावे वापस ले लिया। लेकिन जो वहाँ पे अमीर थे वो नहीं चाहते थे कि जो इल्तुतमिश का राजवंश है, शमसी वंश, इससे अलग कोई सत्ता में आए। ठीक, जो तुर्की सरदार थे वह यही चाहते थे कि कोई शासक उस वंश से बना रहे, लेकिन जो शासन के सारे अधिकार हैं वह नायब संभाले। तो ये जो बलबन था, बलबन बुजुर्ग था किसलू खां, ये जब सुल्तान बना इस बात को लेकर, सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश का जो महल था उस पर कब्जा किया, लेकिन इस बात को लेकर के जो तुर्की सरदार थे वह संतुष्ट नहीं हुए। तो इससे क्या हुआ, तो जब सारी प्रक्रिया देखा हो किसलू खां, तो अपने आप को क्या किया, जो उसका मन था शासक बनने का, उस मन को वो त्याग देता है। वो कहता है कि हमें नागौर की केतारी दे दीजिए, हम अपने दावे को वापस ले लेते हैं, और वही काम उसने किसलू खां ने किया। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे तुर्की सरदारों ने बलबन को अमीर हाजिब पद दे दिया। ठीक है, जब बलबन अपने दावे को छोड़ देता है तो जो तुर्की सरदार थे बलबन को एक पद प्रदान करते हैं, वह पद है अमीर हाजिब। वास्तव में यही काल बलबन के शक्ति के निर्माण का काल था। यहीं से जो बलबन है वो अपने आप को शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। ठीक, तो एक मलिक जो खान बना फिर सुल्तान बना, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं यहीं से उभरनी शुरू हो गई। जो बलबन है उसकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं इसी समय से प्रबल होनी शुरू हुई। ठीक, अब आगे देखिए, बलबन ने अफवाह फैला दी कि राजपूतों एवं मंगोलों का दिल्ली पर हमला होने वाला। देखिए अब यहाँ से जो बलबन है वो धीरे धीरे एक अफवाह फैलाना शुरू किया। अफवाह के अंतर्गत वह यह कहना शुरू किया कि दिल्ली पर राजपूत और मंगोल हमला करने वाले हैं। अब क्या किया, तो इस तरह तुर्की सरदारों का ध्यान राजपूतों एवं मंगोलों की ओर लगा दिया। खुद नासरुद्दीन और उसकी मां के साथ मिलकर के मसूद शाह को सत्ता से हटाकर जेल में डाल दिया। आपको यहाँ पे समझना है
बलबन अपने आप को शासन सत्ता में प्रभावशाली बनने के लिए यहाँ से षड्यंत्र करना शुरू कर देता है। षड्यंत्र के तहत बलबन यह दिमाग लगाया कि अब शासन सत्ता को कैसे अपने कब्जे में किया जाए। तो उसने क्या किया, उसने जो वहाँ पे प्रशासनिक लोग थे या शासक था, उसे क्या कहा कि आपके साम्राज्य पर जो राजपूत हैं और जो मंगोल है वो हमला करने वाले हैं। इससे क्या हुआ, जो राजा था, जो शासक था अलाउद्दीन मसूद शाह, ये और उसकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था उस पर अपने आप को जो आक्रमणकारी जो आक्रमण होने वाला था उस तरफ ध्यान केंद्रित हो गया। जब ध्यान वो लोग उधर केंद्रित कर लिए, इधर जो बलबन था यह खुद और नासिरुद्दीन जो था उसकी माँ के साथ मिलकर के मसूद शाह को शासन सत्ता से हटा दिया और उसे जेल में डलवा दिया, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब देखिए फिर अमीर यह स्वीकार करते थे कि इल्तुतमिश का कोई वंशज ही दिल्ली की सत्ता पर बैठे, लेकिन इसके बाद भी बलबन ने इस बात को नहीं कि खुद शासक बन जाए। उसको इस बात का डर था कि अभी हमारी स्थिति मजबूत नहीं हुई है। ठीक, तो उसने क्या किया, इल्तुतमिश के वंशज को ही दिल्ली की सत्ता पर बैठाया। ठीक, परंतु वे यह भी चाहते थे कि सारी शक्तियां और अधिकार उनके हाथों में केंद्रित रहे। इसीलिए उन्होंने इल्तुतमिश का एक पौत्र था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली की सत्ता पर बलबन ने बैठा दिया। ठीक है, अब जब उसको बैठा दिया, क्या किया, तो इसने क्या किया, तो वह 4 वर्ष 1 माह और 1 दिन दिल्ली की शासन सत्ता संभाली। उसके बाद अलाउद्दीन जो मसूद शाह है वह उसकी कारागार में मृत्यु हो गई। जब अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु हो जाती है तो ये जो नासिरुद्दीन महमूद है ये शासन सत्ता को संभालने लगता है। अब आगे देखिए, अब चर्चा करते हैं नासिरुद्दीन महमूद की। ठीक, अब यहाँ पे आपको देखना नासिरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसकी एक उपाधि है, उपाधि क्या नाम है, दरवेश। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक की उपाधि थी दरवेश, तो वह थे नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का या शमसी वंश का अंतिम सुल्तान था। ठीक, ये गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश से संबंधित जो शमसी वंश है उसका अंतिम सुल्तान कौन था, वह अंतिम सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको कई प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मिलेंगे। ठीक, अब पहला देखिए, मिनहाज जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा मिनहाज नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। ठीक, सुल्तानुस सलातीन कहा है। ये प्रश्न यहीं से सीधा सीधा बन जाता है कि दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसे कहा जाता है। तो दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसे कहा गया, नासिरुद्दीन महमूद को। ठीक, यहाँ से आपको यहाँ पे दूसरा प्रश्न का सुल्तानुस सलातीन किसे कहा गया, तो वह था नासिरुद्दीन महमूद। अब जो मिनहाज है उसने अपनी पुस्तक में, जो उसकी पुस्तक थी तबकात-ए-नासिरी, ये भी प्रश्न बनता है, मिनहाजुल सिराज है, उनकी पुस्तक का क्या नाम था, तबकात-ए-नासिरी। ठीक, अपनी इसी आश्रयदाता को समर्पित की। अब आपको समझना, ये भी प्रश्न बनता है ठीक कि मिनहाजुल सिराज जो थे वो अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिरी को किस दिल्ली सल्तनत के शासक को समर्पित की,
तो वह समर्पित की थी नासिरुद्दीन महमूद महमूद को। ठीक है, यहाँ पे हमने दो जो लाइन लिखी है, यहाँ से 3-4 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, नासिरुद्दीन महमूद शमसी वंश का अंतिम सुल्तान था। ये भी प्रश्न बनता है कि शमसी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, तो वह था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक, वह इल्तुतमिश का पौत्र था। अब आगे देखिए, मिनहाज जो था, मिनहाज है, वो क्या किया, नासिरुद्दीन महमूद को इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र बताता था। जो मिनहाज है वो कहता है कि जो नासिरुद्दीन महमूद है उसका पौत्र नहीं था, बल्कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। अब आगे देखिए, वास्तव में नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र ना होकर के उसका पौत्र था, अर्थात बेटे का बेटा। चलिए आगे देखते हैं, जो उसका जन्म हुआ था इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन जो महमूद था की मृत्यु के बाद 1229 ईस्वी के उपरांत हुआ था। इल्तुतमिश ने अपने पौत्र को अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम और उपाधियां प्रदान की। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी पौत्र को जीवन पर्यंत इल्तुतमिश का पुत्र समझा जाता रहा, क्योंकि इल्तुतमिश की यही इच्छा थी। ठीक भाई, जब उसका पुत्र नासिरुद्दीन महमूद मर गया तो काफी दुखी था इल्तुतमिश। तो उसका जो बेटा नासिरुद्दीन महमूद है, जब उसके बच्चे का जन्म हुआ तो जो नासिरुद्दीन महमूद है उसी का नाम उसका नाम रख दिया, उपाधि भी वहीं दे दी। ठीक, लेकिन लोग इसी पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह उसका बेटा था, लेकिन वह उसका बेटा नहीं था। ठीक, अब देखिए, मिनहाज ने कहा कि नासिरुद्दीन महमूद के प्रथम 15 वर्षों की घटनाओं का वर्षानुसार वर्णन किया है। जो मिनहाजुल सिराज हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में नासिरुद्दीन महमूद के जो शुरुआती 15 साल हैं उनसे संबंधित जितनी घटनाएं हैं उन सभी का वर्णन उन्होंने क्रमवार किया है। ठीक, अब मिनहाज के अनुसार उसे उसकी माता के साथ लोनी नगर भेज दिया। वही नासिरुद्दीन का पालन पोषण हुआ। नासिरुद्दीन को अपनी माता के साथ महिला के छद्म भेष में गुप्त रूप से दिन में पालकी में, रात में बुर्का पहनकर घोड़े पर यात्रा कर दिल्ली लाया गया, जहां षड्यंत्रकारियों ने 17 वर्षीय नासिरुद्दीन महमूद को कैसरे संज में सुल्तान बना दिया। ठीक, अब इसी को लेकर इसामी कहते हैं कि वह एक अच्छा सुलेख एवं धर्मपरायण व्यक्ति था। अब आपको यहाँ समझना है कि मिनहाज नासिरुद्दीन महमूद को किस तरीके से दिल्ली की सत्ता पर बैठाया गया, उसकी चर्चा करते हैं कि जब यह 17 वर्ष का था नासिरुद्दीन महमूद, तो षड्यंत्रकारियों से बचाने के लिए या बचा करके नासिरुद्दीन महमूद और उसकी माता जो नासिरुद्दीन महमूद है, इसे महिला के भेष में रखा गया, बनाया गया, छद्म भेष बना करके बहुत चुपके से दिन में पालकी में बैठाया जाता था, रात में बुर्का पहना करके घोड़ों पर उसे बैठा करके धीरे धीरे दिल्ली ले जाया गया, ताकि किसी को भनक ना हो कि नासिरुद्दीन महमूद आ रहा है शासक बनने के लिए। ठीक, अब देखिए, जो नासिरुद्दीन महमूद है वह कैसरे संज में जब पहुंचता है तो वहीं पे उसे सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। ठीक, अब नासिरुद्दीन महमूद के विषय में एक इस्लामी इतिहासकार हैं, वह कहते हैं कि वह एक अच्छा सुलेख था, धर्मपरायण व्यक्ति था। ठीक, अब कुरान की
प्रतिलिपियों के बेचकर जो आय होती थी उसी से अपना खर्चा चलाता था। ठीक, इसकी पत्नी स्वयं भोजन बनाती थी क्योंकि दासी घर में नहीं थी। यह भी बहुत आयोग के लिए बहुत सुटेबल प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो कुरान की प्रतियों को लिखकर बेचता था, उससे जो आय होती थी उसी से अपना खर्चा चलाता था। वह था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक, नासिरुद्दीन महमूद जो शासक है वह अपनी पत्नी से कहा कि हम जो यहाँ पे राज्य है इसकी कोई भी जो पैसा है हम अपने ऊपर खर्चा नहीं करेंगे। जब नहीं खर्चा करेंगे तो उसकी पत्नी ने कहा खाना कौन बनाएगा, तो वह क्या नासिरुद्दीन महमूद कहता कि खाना आप बनाइए क्योंकि हम पैसे को आपके ऊपर खर्चा या अपने ऊपर खर्चा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम घर में कोई दासी नहीं रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो नासिरुद्दीन महमूद है शासक, उसकी पत्नी स्वयं खाना बनाती थी क्योंकि घर में कोई दासी नहीं थी। ठीक, अब देखिए खुद नासिरुद्दीन का कहना था, खुद नासिरुद्दीन का कहना था कि मैं राज्य के धन को अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च नहीं कर सकता, मैं केवल राज्य का ट्रस्टी हूँ। ठीक, अब अगर देखिए ईसामी जो इतिहासकार कहते हैं वह बिना तुर्की सरदारों की आज्ञा के न तो हाथ पैर हिलाता, न पानी पीता और न सोता था। राजा महल में रहता था और बलबन के साम्राज्य पर, जो बलबन था वह पूरे साम्राज्य पर शासन करता था। ठीक, यहाँ पे इस बात को परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, इसको आपको समझना है। अब आगे देखिए, इसी सुल्तान के काल में मंगोल हलाकू के दूत 1260 ईस्वी में दिल्ली गए। यहाँ पे भी आपको समझना है कौन दिल्ली का शासक था, दिल्ली सल्तनत का जिसके शासन काल में मंगोल आक्रमणकारी हलाकू का दूत जो है वह दिल्ली में आया। तो वह था जो नासिरुद्दीन महमूद है, इसके शासनकाल में 1260 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी जो हलाकू है 1260 ईस्वी में वह दिल्ली आया था। अब देखिए जो हलाकू है वह ईरान का मंगोल इल खान था। हलाकू ने दंड की चेतावनी देते हुए अपने उत्तराधिकारियों को भारत पर आक्रमण न करने का निर्देश दिया था। लगभग इसी समय रूस के स्वर्णिम जत्थे के प्रधान बरका खां जो मंगोलों से सर्वाधिक शक्तिशाली था, जिसकी हलाकू के साथ घोर शत्रुता थी, उसको दूत बना करके दिल्ली लाया था। ठीक, अब मिनहाज कहते हैं कि 1260 ईस्वी में इजुद्दीन किसलू खां हलाकू के दरबार से लौट आया था। ठीक, अब देखिए मिनहाज कहते हैं कि उसके शासन किसके नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के दूसरे वर्ष अर्थात 1247-48 ईस्वी में तलसंदा दुर्ग के साथ हिंदू राजा दलकी एवं मल की ठीक पर विजय प्राप्त की। मिनहाज आगे कहते हैं कि इसी अभियान पर उसने एक काव्य नासिरी नामा की रचना की थी। ठीक, अब देखिए इसी समय तुर्की सरदारों का नेता बलबन बन बैठा। जब वहां पे हमला हुआ ठीक दलकी और मलकी पर, तो
बलबन को अपनी शासन सत्ता मजबूत करने के लिए अपने अधिकारों को काफी समय मिल गया, तो इसी समय तुर्की जो सरदार था बलबन, वह सभी तुर्की सरदारों का नेता बन बैठा। बलबन ने इन सुल्तानों के शासन का शुभारंभ पंजाब में खोखरों एवं मंगोलों के विरुद्ध सेना का नियंत्रण करके किया। यहाँ पे आपको समझना है कि बलबन ने सबसे पहले सुल्तान के शासन का जो प्रारंभ किया था, वह किया था जब पंजाब में खोखरों का आक्रमण हुआ एवं मंगोल का जब आक्रमण हुआ, उसके विरुद्ध जब हमला करना था, तो वहां पे बलबन ने पूरी शासन सत्ता को अपने हाथ में लेकर के नेतृत्व संभाल लिया था। आगे देखिए, 1249 ईस्वी में अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह नासरुद्दीन महमूद से कर दिया। भाई जब शासन सत्ता को संभालना है तो उन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया। तो 1249 ईस्वी में बलबन की एक पुत्री थी जिसका नाम था हुजैदा। तो क्या किया, नासरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब क्या हुआ, दामाद और ससुर का रिश्ता बन गया। ठीक, अब देखिए, नासरुद्दीन यह जानता था कि जिन सुल्तानों ने तुर्की सरदारों का विरोध किया उनकी हत्या कर दी गई है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में 4 सुल्तान बनाए गए थे। उसने स्वतः समस्त शक्तियां 40 जो दल था 40 तुर्की का, तो बलबन को सौंप दिया था। नासरुद्दीन ने बलबन को नायब का पद और उलुग खां की उपाधि दी थी। अब देखिए, अगर यहाँ पे भी प्रश्न बनता है कि नासरुद्दीन ने बलबन को कौन सा पद दिया और कौन सी उपाधि दी, तो वह थी नायब का पद दिया और उलुग खान की उपाधि दी। यहाँ पे प्रश्न भी घुमा के पूछेगा कि बलबन को उलुग खान की उपाधि किसने प्रदान की, वह प्रदान की थी नासरुद्दीन महमूद। ठीक, अब देखिए, उसे उलुग खान की उपाधि संभवतः 1249 और 1246 में मंगोल आक्रमण सफलतापूर्वक विफल करने के कारण मिली थी। आपको समझना है, यहाँ पे 2 समय को दिया है, 1249 और 1246 ईस्वी। इन्हीं दोनों में से एक डेट में बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक, आगे देखिए, लेकिन बलबन ने समस्त चुनौतियां, बलबन के सामने कई चुनौतियां और थी, क्योंकि इसी समय उसके 3 विरोधी उभर कर सामने आए। पहले विरोधी के रूप में थे अमीर ए हाजिब किसलू खां, दूसरे थे उच्च एवं मुल्तान का इक्तेदार कुतलू खां, जो कि बलबन का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। उसके बाद थे वकील एदर इमामुद्दीन रिहान। ये 3 थे जो बलबन के लिए प्रमुख रूप से विरोधी हुआ करते थे। अब देखिए, जो रिहान था वह हिंदुस्तानी दल का प्रमुख था। वह अब इसमें क्या, जो हिंदुस्तानी दल है वह भारतीय जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, उसी दल का नेता कौन था, रिहान था, इमामुद्दीन रिहान। ठीक, अब देखिए, रिहान चालीसा का सदस्य नहीं था। रिहान जो था चालीसा दल का सदस्य नहीं था, क्योंकि जो चालीसा दल इल्तुतमिश ने बनाया था वह केवल तुर्की सरदारों का था। ठीक, अब देखिए, रिहान उसने सुल्तान की मां के साथ मिलकर शासन पर नियंत्रण कर लिया। यह इसी समय का परिणाम था कि बलबन ने नायब का पद ले लिया और उसे हांसी फिर नागौर भेज दिया। किसे, रिहान को। ठीक, बलबन के भाई शेर खां से भटिंडा एवं मुल्तान की इक्तेदारी वापस ले ली। ठीक, इतिहासकार मिनहाज जो है चालीसा का वरिष्ठतम जोशीला सदस्य था। ये जो इतिहासकार मिनहाज हैं ये भी चालीसा दल के सदस्य थे। ठीक, इसी समय मुख्य काजी का पद उससे प्रदान किया गया था।
तो वह क्या किया, जो रिहान है उसे यहाँ के जो काजी का पद इसे हटा करके शमसुद्दीन बहराइची को मुख्य काजी बना दिया। वजीर का पद मोहम्मद नियाज जुनैदी को दे दिया। ठीक, ये बातें 1253 की हैं। ठीक, अब आगे देखिए, आगे आपको समझना है कि इधर बलबन ने भटिंडा और नागौर में अपने समर्थकों को एकत्र कर दिल्ली की तरफ बढ़ गया, लेकिन सुनामा में सुल्तान नासरुद्दीन महमूद ने रेहान का साथ छोड़ करके बलबन से समझौता कर लिया। जब बलबन बाहर गया था तो ये जो वकील दर है इमामुद्दीन रेहान, यह जो हिंदुस्तानी दल का नेतृत्व कर रहा था, जो पूरी तरीके से शासन सत्ता को अपने हाथ में ग्रहण कर लिया, अपने हाथ में ले लिया था। अब पूरी तरीके से जो काजी थे, उसके बाद जो भटिंडा का इख्तियार था, इन तमाम प्रकार के जो काम थे, वजीर पद, इन सब को हटा करके अपने मन पर जो पसंद के व्यक्ति थे उनको वहाँ पे नियुक्त कर दिया था। लेकिन जब बलबन वापस आने लगा तो ये जो नासरुद्दीन महमूद है ये रिहान का साथ छोड़ करके अपने ससुर बलबन की तरफ चला गया। अब देखिए 1255 में मिनहाज को साम्राज्य का पुनः मुख्य काजी बना दिया गया। उसे दिल्ली की न्याय व्यवस्था का तीसरी बार अधिकारी बनाया गया। रिहान को बंदी बना करके बदायूं लाया गया और बदायूं के बाद उसे बहराइच भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, यह भारतीय मुसलमानों का शासन सत्ता प्राप्त करने का पहला प्रयास था, जो कि असफल रहा। ठीक, अब यह असफल क्यों रहा? तो तुर्की दल वाले भारतीय मुसलमानों के प्रति उतने ही उदासीन थे जितने वह हिंदुओं के प्रति थे। अब आगे देखिए, 1265 ईस्वी में सुल्तान नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। जब सुल्तान नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु कैसे हुई इस पर अभी भी जो इतिहासकार है उनका मत एक नहीं बन पाया है। तो यहाँ पे देखिए, बरनी जो है जो लिखते हैं तारीख फिरोज शाही, इसके मृत्यु पर कोई भी वक्तव्य नहीं देते हैं। ठीक, आगे तारीख मुबारक शाही जो है, जो लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इन्होंने भी बहुत कुछ नहीं कहा है, बस इतना कहा है कि जो नासरुद्दीन महमूद है इसकी जो मौत हुई थी वह बीमारी के कारण हुई थी। आगे देखिए, आगे इस्लामी इतिहासकार हैं, फरिश्ता है इब्न बतूता, इसके लिए बलबन को जिम्मेदार बताया है। अर्थात जो नासरुद्दीन महमूद है इसकी मृत्यु का कारणों में इस्लामी, फरिश्ता और इब्न बतूता ये कहते हैं कि इसकी मौत का कोई जिम्मेदार है तो है, वह था बलबन। देखिए, इस्लामी जो है, ठीक, इस्लामी कहते हैं कि बलबन ने या फिर ससुर ने दामाद को विष दे करके मार डाला है। इस तमाम प्रकार की बातें हमने देखी। तो यहाँ पे आपको एक चीज और समझना है। अब यहाँ पे देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे है कि इसे भी हम, ये महत्वपूर्ण चीजें इसे हम देख लेते हैं। तो इसे में देखिए आप, पहला बिंदु है कि महमूद गजनवी एवं बलबन ने अपने वंश को फिरदौसी के शाहनामा वर्णित अफरासियाब से जोड़ा था। यहाँ पे आपको समझना है, महमूद गजनवी और बलबन इन दोनों ने कहा कि हमारा जो वंश है
वह है फिरदौसी की जो शाहनामे में वर्णित एक वंश का नाम है, वह है अफरासियाब। बलबन कहता है कि हमारा जो वंश है वह अफरासियाब है, और महमूद गजनवी भी कहता है कि हमारा जो वंश है वह अफरासियाब है। ठीक, उन्होंने स्वयं को अफरासियाब का वंशज बताया। अब दूसरा बिंदु देखिए, बलबन केवल 1 साल के लिए नायब के पद से अपदस्थ रहा। ठीक, बलबन केवल 1 साल के लिए नायब के पद से अपदस्थ रहा। तीसरा बिंदु देखिए कि इल्तुतमिश ने जहां 33 प्रशासकों का वंशावली निरीक्षण हटवा दिया था, वहीं बलबन ने अपने सभी अधिकारियों का करवाया। ठीक, और 30 अधिकारियों को हटा दिया। चौथा बिंदु देखिए, 1236 से लेकर के 1266 ईस्वी तक का जो काल था, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में चालीसा का शासन युग के रूप में देखा जाता है। अब पांचवा बिंदु देखिए, नासरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी केवल एक पत्नी थी। ध्यान दीजिएगा, नासरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसकी केवल एक ही पत्नी थी। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो महत्वपूर्ण चीजें थी हमने चर्चा की। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।